हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज इस क्लास में। आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को तीन पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्ट्रक्चर विद देयर फंक्शन। एंड तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन डाइजेशन या फूड का कैसे डाइजेशन होता है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले कुछ कॉमन बातें हम लोगों को ह्यूमन बींग्स के बारे में जान लेनी चाहिए। जो ह्यूमंस होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होता है। इट मीन्स ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपना फूड सेल्फ नहीं बनाते हैं। अगर हेटेरोट्रॉफ्स में बात करें तो ये ओमनीओर्स होते हैं। इट में होते हैं फ्लैश भी ईट करते हैं और प्लांट्स को भी ईट करते हैं। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल को फूड में ब्रेक डाउन करना। और ये दो तरीके का होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इट मींस डाइजेशन विद इन सेल। लेकिन जितने भी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें एक कैविटी होती है। इट मींस सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। एंड एस टाइप के न्यूट्रिशन को या डाइजेशन को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर विद इन सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल। स्टेप ऑफ डाइजेशन की बात करें तो देयर आर 5 स्टेप। कुछ बुक्स में 4 स्टेप है। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन को कॉमन कर दिया गया है। इंजेशन, इट मींस फूड को इन करना। डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में फूड को ब्रेक डाउन करना। एंड सिंपलर फूड को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्ब किए हुए फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को एसिमिलेशन। एंड देन अनडाइजेस्टेड पार्ट को फूड को बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ईजेशन। अगर हम लोग बात करें इसको लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के आई बटन में लिंक भी दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। एक वर्ड आपके नीट में बहुत पूछा जाता है मेडिकल एग्जाम्स में, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ मेडिसिन या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने की जो प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ते हैं वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। वेयर द डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो डाइजेशन कहां पे होता है तो एलिमेंट्री कैनाल एंड विथ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इट मींस ह्यूमन में माउथ से लेकर के एनस तक जो पार्ट है डाइजेशन से रिलेटेड उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एंड उसके साथ जो ग्लैंड्स हेल्प करती हैं जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये 3 मेन हैं और भी हैं। ये एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिल करके फूड को कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन करते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इट मींस इंजेस्टिव मेथड से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने फूड को इन करते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझ लें कि कितने पार्ट्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सो आइए ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और देखते हैं कि कितने पार्ट डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सबसे पहले आप आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे हेड रीजन का। एंड हेड रीजन में शोल्डर तक ड्रॉ करके इस तरीके से इसको आप छोड़ देंगे। एंड देन इसके बाद आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो ओरल कैविटी। इट मींस माउथ ओपन होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स का एरिया हो गया। यहाँ पे नॉस्ट्रिल का भी एरिया है कॉमन, लेकिन उसको हम लोग जब रिस्पायरेशन डिस्कस करेंगे तब। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया ओइसोफेगस। ओइसोफेगस ओपन्स इनटू जे शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक में ओपन होता है। एंड इस तरीके से स्टमक ओपन होता है डुओडेनम में। डुओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। डायग्राम आप बहुत सावधानी से बनाइएगा। एंड देन इसके बाद जो पार्ट यहां पे होता है वो होता है लीवर। लीवर को आप ड्रॉ कर दीजिए। एंड देन यहां पे पैनक्रियाज,
इस तरीके से आप पैनक्रियाज इन्वॉल्व होता है, पैनक्रियाज हो गया। एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आप लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ कर देंगे। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो है रेक्टम एंड इट ओपन्स इनटू एनस। इस तरीके से देखिए यहां पे कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया किसका? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम लोग एक एक पार्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट यहां पे है माउथ, एंड देन माउथ ओपन्स इनटू अ कैविटी नोन एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद यहां पे 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो आप उसको भी डिनोट कर दीजिए और यहां पे लिख दीजिए सैलिवरी ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। एंड इट यहां पे ओरल कैविटी ओपन होगा किसमें? फेरिंग्स। एंड फेरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस, एंड इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप। एंड ओइसोफेगस ओपन इनटू जे शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टमक। एंड स्टमक ओपन होता है कहां पे? सबसे पहला पार्ट इसका होता है जिसको हम लोग कहते हैं डुओडेनम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आप ये समझ भी पा रहे हैं कि स्टमक ओपन होगा कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड दूसरा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है जेजनम। एंड तीसरा पार्ट होता है सबसे लास्ट पार्ट जिसको हम लोग इलियम कहते हैं। ये 3 पार्ट मिलकर के स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहां पे 3 पार्ट्स होते हैं, एंड वो 3 पार्ट्स हैं कैकम, सेकेंड पार्ट है कोलन, एंड लास्ट पार्ट है रेक्टम। तीनों मिलकर के लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। यहां पे ये लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसको हम लोग कहते हैं लीवर, एंड ये जो यहां पे आप देख रहे हैं ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज। एंड लीवर में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीवर के सिक्रीट किए हुए बाइल जूस को स्टोर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। एंड सबसे लास्ट पार्ट आपका है एनस, एलिमेंट्री कैनाल का ग्लैंड। यहां पे आप एक ये पार्ट देख पा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका की फंक्शन बताते हैं कि पहले था किसमें था? सेलुलोज के डाइजेशन में, लेकिन अभी इसका कोई रोल ह्यूमन डाइजेशन में नहीं है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का विद द एसोसिएटिव ग्लैंड्स। अब यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अगर डिस्कस करें तो एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहला तो ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब विद देयर 2 ओपनिंग्स। इट मीन्स आप देख पा रहे हैं माउथ एंड एनस, पूरी तरीके से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है हायर ऑर्गेनिज्म में। अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है विद द 1 ओपनिंग, लाइक सिलेंट्रेट वगैरह में क्या होता है? 1 ओपनिंग लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अब आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं जो सबसे पहली लेयर है वो है सेरोसा, एंड दूसरी जो लेयर है वो है मस्कुलराइज, एंड तीसरी जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसा, एंड जो लास्ट एंड इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग कहते हैं म्यूकोसा। अगर इनके फंक्शन की हम लोग बात करें या कैसे ये बने होते हैं, तो जो सेरोसा होता है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का, एंड ये मीसोथीलियम इपिथीलियम का बना होता है। इट मीन्स इंटरनली जो इपिथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग मीसोथीलियम कहते हैं। उससे और कनेक्टिव टिश्यूज से ये बना होता है। मस्कुलराइज की बात करें तो ये स्मूथ मसल सेल्स का बना होता है और कंटेन करता है
थिक मसल्स फाइबर को कंटेन करता है, जिसके नाते आप जानते हैं इंपल्स ट्रांसमिशन में आसानी रहती है। सब म्यूकोसा की बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्यों प्रेजेंट होते हैं आप जानते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इन सब की प्रोसेसेस चलना है। तो इसके लिए यहाँ पे नर्व्स हार्मोन्स को सिक्रेट करना है, तो न्यूरॉन सेल का होना जरूरी है, जो सब म्यूकोसा के इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग इनर मोस्ट लेयर की बात करें, दैट इज द म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट है, तो इसका मेनली रोल सिक्रीशन में होता है। ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल को क्या करता है, म्यूकस लुब्रिकेंट बनाए रखता है, म्यूकस सिक्रीट करता रहता है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। ये स्पेस है जहां से फूड क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता रहता है। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले पार्ट की स्टडी करते हैं, दैट इज माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ अपर लिप एंड लोअर लिप से घिरा हुआ जो एरिया है उसको हम लोग माउथ कहते हैं। माउथ एंड आपके जबड़े के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग वेस्टिब्यूल कैविटी कहते हैं, इट मींस वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल ओपन्स इनटू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। वो जो स्पेस है उसको हम लोग ओरल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होता है टीथ, दूसरा होता है टंग एंड तीसरा होता है सेलेब्री ग्लैंड। अगर हम लोग सेलेब्री ग्लैंड की बात करें तो ये 3 पेयर होते हैं, दैट इज पैरेटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। सब पैरेटिड जो होता है वो चिक्स में बहुत पूछा जाता है, चिक्स में प्रेजेंट होता है। सब मैंडिबुलर की बात करें तो लोअर जा में प्रेजेंट होता है एंड सब लिंगुअल की बात करें तो बीनीथ द टंग प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग इनमें से टीथ की बात करें तो टीथ 3 फॉर्म्स में होते हैं ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहली बात आती है थिकोडोन की, इट मीन टीथ जो है वो जाके सॉकेट में, जबड़े के सॉकेट में, बोन के सॉकेट में क्या होते हैं, फिट होते हैं, जिसको हम लोग थिकोडोंट कहते हैं। डाइफाइडोंट टर्म ये हमको बताता है कि 2 तरीके के टीथ ह्यूमन बींग्स में होते हैं। पहला तो मिल्क टीथ बच्चों में जो होते हैं, इसकी संख्या होती है 20 एंड परमानेंट टीथ की बात करें तो इसकी संख्या होती है 32 एंड हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सब क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोडोंट। अब हम लोग डायग्राम से भी समझते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपर लिप एंड लोअर लिप से घिरा हुआ जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं माउथ एंड माउथ ओपन होता है वेस्टिब्यूल, जबड़े के बाहर एंड लिप्स के बीच में जो स्पेस है, एंड देन वो ओपन होगा कहां पे, ओरल कैविटी और बकल कैविटी में, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि अपर जा में टोटल 16 टीथ होंगे एंड लोअर जा में टोटल टीथ की संख्या होगी 16, टोटल 32 टीथ एडल्ट में होते हैं। इसको हम लोग एडल्ट टीथ भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कैसे इनका अरेंजमेंट होता है तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि अपर जा में टोटल 4 इंसाइजर एंड 2 कैनाइन्स एंड 4 प्रीमोलर एंड 6 यहाँ पे मोलर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स अपर जा का ये अरेंजमेंट है, यही नीचे होगा। तो टोटल काउंटिंग की बात करें तो 8 इंसाइजर, 4 कैनाइन्स एंड प्रीमोलर 8 एंड मोलर की संख्या होती है 12। टोटल मिलकर के टीथ कितने होते हैं, 32। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इंसाइजर कटिंग का काम करता है, फूड को कट करता है। कैनाइन टीयरिंग का काम करता है एंड प्रीमोलर एंड मोलर जो है वो कॉमन फंक्शन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का करते हैं। टंग की बात करें तो टंग, ये जो फ्लोर कैविटी जिससे टंग अटैच है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम एंड ये जो पार्ट जहां पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे आपका स्वाद का अनुभव होता है उसको हम लोग कहते हैं पैप्लियाई। डेंटल फार्मूला क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, इट मींस जाव में किस तरीके से सेट प्रेजेंट है टीथ के उसको रिप्रेजेंट करता है डेंटल फार्मूला। और डेंटल फार्मूले में हम लोग देख पा रहे हैं जो अरेंजमेंट है, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर अपॉन इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर इनटू 2, ये डेंटल फार्मूला होता है। अगर हम लोग टेम्पोरली और मिल्क टीथ में बात करें जिसकी संख्या कितनी होती है 20, तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं तो इंसाइजर कैनाइन, लेकिन प्रीमोलर क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। एंड देन मोलर की संख्या होती है 2, 1,
2। इस तरीके से यहाँ पे डेंटल फार्मूला बनता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। अब यहाँ पे आप देखिए 2 1 3 3 2 5, इट मीन्स 5 इधर 5 इधर, टोटल अपर जा में कितने प्रेजेंट होंगे 10, एंड नीचे कितने प्रेजेंट होंगे तो 10, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10। 10 अपर जा में, 10 लोअर जा में। अगर हम लोग परमानेंट और एडल्ट टीथ की बात करें तो जिसकी संख्या होती है 32, यहाँ पे चारों तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जिसका फार्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। अगर हम लोग बात करें तो आप देख भी पा रहे हैं, अगर हम लोग हाफ सेट की यहां से बात करें तो टोटल 8 एंड 8, टोटल 8 इंटू 2 16 अपर जा में, 8 इंटू 2 16 लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये टोटल संख्या होती है 32। बात करें दूसरा पार्ट होता है फेरिंग्स, जो कि ये यहां पे प्रेजेंट होता है और ये लगभग 12 सेंटीमीटर फनल शेप्ड पार्ट होता है एंड पासेस फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू ओइसोफेगस। इट मीन्स ये बकल कैविटी, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा, बकल कैविटी से ओइसोफेगस में फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है एंड डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। इट मीन्स नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग बनाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, विंड पाइप एंड फूड पाइप का, इसलिए यहाँ पे इसके ओपनिंग को जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं या ईट करते हैं तो फूड पाइप, विंड पाइप में फूड ना इंटर कर जाए, इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कार्टिलेजिनस फ्लैप भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है कि फूड के एंट्री विंड पाइप में नहीं होती है। अगर हम लोग ओइसोफेगस की बात करें तो इसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओइसोफेगस और फूड पाइप कनेक्ट फेरिंग्स टू द स्टमक, इट मीन्स फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी फूड होगा यहाँ पे आप ईट करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे चला आएगा। इसकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए यहाँ पे गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स लगी होती हैं, जो गार्ड करती रहती हैं अमाउंट ऑफ फूड को दैट इज इंटर्स इन द स्टमक, टाइम टाइम से भेजती रहती हैं। और आपको एक बात बता दें, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एक मूवमेंट भी चलता रहता है, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसके नाते फूड आगे फॉरवर्ड पुशअप होता रहता है और एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट में पहुंचता रहता है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, ओइसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक की बात करते हैं, इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टमक। और अगर हम लोग बात करें ये किसको कनेक्ट करता है, ओइसोफेगस ये पार्ट हो गया। एंड जे शेप्ड स्ट्रक्चर इट मीन्स गैस्ट्रो स्फिंक्टर मसल्स फूड को कहाँ पे भेजती हैं, जे शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। स्टमक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पार्ट इसका होता है कार्डियक, एंड दूसरा पार्ट होता है फंडिक, एंड तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक, एंड ये जो मिडिल पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि स्टमक से भी जो फूड है वो डायरेक्टली इंटर कर जाएगा डुओडेनम में। यहां पे भी इसको गार्ड करने के लिए क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जो गार्ड करती रहती हैं किसको, कि अमाउंट ऑफ फूड आगे कैसे पुशअप होगा डुओडेनम में, कितने अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो कंसिस्ट 3 पार्ट दैट इज डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि डुओडेनम कनेक्ट करता है किसको, इट मीन्स स्टमक से फूड डुओडेनम के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, ये यू शेप्ड होता है। एंड हम लोग बात करें जेजुनम तो यहाँ पे कंप्लीटली इट मीन्स इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट होते हैं, जिसके नाते फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा। एंड इलियम ये पार्ट है, लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कनेक्ट करता है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। एब्जॉर्प्टिव सरफेस की बात करें तो यहाँ पे म्यूकोसल फोल्ड
की लेयर होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती रहती है। विलाई इट मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। एंड न्यूमरस फर्दर उससे स्मॉलर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, चूंकि फूड को डाइजेशन की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है एंड कंप्लीटली फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। सो यहां से फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये 3 एब्जॉर्प्टिव सरफेस प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर, अगर वॉल की बात करें तो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम बनाते हैं। ये इसमें क्या होता है, यहां पे लैक्टियल इट मीन्स ये विलाई है एंड इसको हम लोग कहते हैं, इस पार्ट को इसमें लैक्टियल, जो कि एक लिम्फेटिक वेसल है। एंड यहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं, ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जिसके द्वारा क्या होता है कि फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द ब्लड। याद करिए दैट इज द एब्जॉर्प्शन। एंड यहां पे और भी 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लुम्बरकिहन। क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लुम्बरकिहन, जो कि क्या सिक्रीट करता है, म्यूकोसल एंजाइम को सिक्रीट करता है। और यहां पे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, याद रखिए, जिसको हम लोग प्रेयर्स पैचेस कहते हैं। क्या स्टमक में फूड एसिड में कन्वर्ट रहता है, जिसको कि काइम हम लोग कहते हैं। उसकी एक्टिविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन पे कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए हेल्प कौन करता है, प्रेयर्स पैचेस हेल्प करती हैं। लगभग 6 मीटर होता है। कितना लेंथ में होता है, 6 मीटर होता है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का ये है। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये लेंथ में लगभग 1.5 मीटर होता है। डायामीटर इसका ज्यादा होता है, याद रखिएगा, इसलिए इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। हालांकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर, ये 1.5 मीटर का होता है। ड्यू टू द डायामीटर इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये भी 3 पार्ट्स में बटा होता है, दैट इज कैकम, कोलन एंड रेक्टम। कैकम की बात करें तो यहाँ पे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। और हम लोग बात करें तो यहाँ पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। एंड कोलन की बात करें, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट एंड ये बटा होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन में बटा होता है। रेक्टम की बात करें, इट इज द लास्ट पार्ट of large intestine, store the fecal matter and opens through the anus outside. It means food को क्या करता है, बॉडी से आउट करने की प्रोसेस ये परफॉर्म कराता है। दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पे हमारा ये जो था एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर का ये पार्ट कंप्लीट होता है। सो बने रहिए बायो पॉइंट के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, उसके हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में, और उनसे सिक्रीट होने वाले डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में, उनका रोल क्या है डाइजेशन में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम आप बात कर रहे थे इसके पोजीशन की, और हम आपने पढ़ा था कि माउथ इज गार्डेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। इट ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल कैविटी एंड वेस्टिब्यूल ओपन इनटू बकल कैविटी। एंड बकल कैविटी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पहली अगर हम लोग बात करें ग्लैंड्स की तो वो है पैरेटिड ग्लैंड जो कि चिक में प्रेजेंट होता है। दूसरी है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, बीनीथ द टंग प्रेजेंट होता है। एंड तीसरी हम लोग बात करें सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिसको हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये आपकी लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट पोजीशंस पे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रीट करती हैं सलाइवा को। इनके डक्ट की अगर हम लोग बात करें, चूंकि आपकी नीट में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो ये डक्ट है इसको हम लोग कहते हैं स्टेंसन डक्ट।
यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड्स में जो डक्ट है इसको हम लोग कहते हैं रेवेनस डक्ट, जो कि सिक्रीशन को बकल कैविटी या माउथ कैविटी में लेकर के आते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें सब मैंडिबुलर की, तो यहाँ पे वॉल्टन्स डक्ट्स होते हैं जो सिक्रीशन को माउथ कैविटी में लेकर के आते हैं। सलाइवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 24 आवर में 1 लीटर सलाइवा हम लोग क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अगर इसके पीएच की बात करें तो पीएच इसका लगभग 6.5 to 6.8 होता है। इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये 99.5% वाटर होता है, रेस्ट 5% ये क्या होता है, सॉलिड होता है। एंड सॉलिड पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर में हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक में बात करें तो यहाँ पे एमाइलेज होता है, याद रखिएगा, जो कि टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लाइसोजाइम दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे म्यूसिन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। इट मीन्स फर्दर क्या करता है, एसिड से वॉल को बचाने का काम करता है। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि फर्दर क्या करता है, पीएच बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। अदर अगर सब्सटेंसेस की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम, यूरिया, अमीनो एसिड, इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीनिन की बात करें तो ये भी क्या करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है। एंड यहाँ पे नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF, ये दो नाम आप याद रखिएगा बच्चों, बिकॉज इट इज अ न्यूली आइडेंटिफाइड सब्सटेंसेस इन द सलाइवा। इसके फंक्शन की बात करें तो सलाइवा यहाँ पे क्या करता है, पहला फंक्शन तो इसका होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। इट मीन्स ये फूड को अच्छी तरीके से क्या करता है, चबाने में हेल्प करता है, मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करें तो यहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज के नाते ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है, कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर को कन्वर्ट करने का काम सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा यहाँ पे माउथ में बकल कैविटी में किया जाता है। लाइसोजाइम की बात करें तो ये क्या करता है, जो फूड के साथ हमारे बैक्टीरिया वगैरह इंटर कर जाते हैं तो ये हमारे माउथ का ओरल हाइजीनिक कंडीशन बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट मीन्स बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 मेन ग्लैंड सेल यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे अगर उनकी बात करें तो सबसे पहला हम लोग देख पा रहे हैं, दीज आर द ग्लोबुलेट सेल, इट इज द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल एंड सिक्रेट म्यूकस। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चीफ सेल, जो कि नंबर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन सिक्रीट करता है। और HCl को सिक्रीट करने के लिए यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रेजेंट होता है स्टमक की वॉल में। दिस इज द गैस्ट्रिक ल्यूमेन, जो स्पेस है यहाँ पे ये 3 मेन सेल्स हैं। यहाँ पे G सेल्स भी होते हैं, ये बहुत नीट में पूछा जाता है, जो कि पाइलोरी ग्लैंड्स में होते हैं प्रेजेंट, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ HCl। HCl का सिक्रीशन स्टिमुलेट करेगा, जिसके नाते पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। पेप्सिनोजन जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट होगा, रेनिन में कन्वर्ट होगा। और ये केसिन मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक जूसेस की अगर हम लोग बात करें तो 24 आवर लगभग पर डे 2 से 3 लीटर ये सिक्रीट होता है। यहाँ पे भी 99.5% पार्ट जो गैस्ट्रिक जूस का होता है वो वाटर होता है, रेस्ट पार्ट क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड में अगर हम लोग बात करें तो सलाइवा के तरीके से यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। इनऑर्गेनिक में यहाँ पे HCl एंड बाइकार्बोनेट आयंस मेनली प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक में अगर हम लोग
लोग बात करें तो म्यूकस प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है एंड गैस्ट्रीन प्रेजेंट होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी जिसका वेट लगभग 1.5 kg होता है। इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट मीन्स ये हार्मोन नहीं सिक्रीट करता है, इसका सिक्रीशन मेनली क्या होता है, बाइल जूस। यहाँ पे लोकेटेड होता है ये तो राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होगा जो कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंड इसके राइट साइड में क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है अपर साइड में। इट इज डिवाइडेड इनटू मेनली 2 lobes, फर्स्ट इज द राइट लोब्स एंड सेकंड इज द लेफ्ट लोब। राइट लोब इज द लार्जेस्ट लोब, जैसा आप देख पा रहे हैं लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसलिए उसको फर्दर वो 3 पार्ट्स में या 3 लोब्स में डिवाइड होता है एंड लेफ्ट लोब थोड़ा सा छोटा होता है इसलिए उसके एक ही लोब होते हैं। इस तरीके से टोटल 4 लोब्स में डिवाइड होता है कौन, लीवर। तो ये घिरा होता है 2 लेयर के द्वारा। पहला जो वॉल है कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं सुरस कैप्सूल एंड इनर की अगर हम लोग बात करें जो कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है तो यहाँ पे ग्लिसन्स कैप्सूल की लेयर होती है जो कि फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। ग्लिसन्स कैप्सूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लीवर के लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ढेर सारे हिपैटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, हिपैटिक सेल्स, जो किससे कनेक्टेड होते हैं, हिपैटिक डक्ट्स यहाँ से कनेक्टेड होते हैं और यही हिपैटिक सेल्स ही क्या करते हैं, बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं। अगर हम लोग इसके डक्ट सिस्टम को समझे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो डक्ट सिस्टम में यहाँ पे हिपैटिक डक्ट जो कि हिपैटिक सेल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सिक्रीट करेंगे बाइल जूसेस को, उसको हिपैटिक डक्ट लेकर के आता है लीवर के यहाँ पे नीचे। आप लोअर पार्ट में आप देख रहे हैं प्रेजेंट है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस स्टोर करता है, लीवर सिक्रीट करता है किसके द्वारा, हिपैटिक सेल्स के द्वारा। हिपैटिक डक्ट उसको लेकर के आएंगी, गाल ब्लैडर उसको स्टोर कर लेगा एंड गाल ब्लैडर से ये जो डक्ट यहाँ पे इट मींस हिपैटिक डक्ट गाल ब्लैडर में लेकर के डायरेक्टली नहीं आएंगी, वाया सिस्टिक डक्ट लेकर के आती हैं। तो गाल ब्लैडर से समय आने पे क्या होगा, बाइल जूस निकलेगा एंड जब निकलेगा तो यहाँ पे इस डक्ट का क्या नाम हो जाएगा, जहां पे मार्कर में ड्रैग कर रहा हूं ये हो जाएगा बाइल डक्ट। पे पैनक्रियाज होता है, इसमें पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाटिक जूसेस को लेकर के आता जैसा आप देख पा रहे हैं और फिर ये आगे चल करके बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में कॉमनली मीट कर जा रहे हैं इस पोर्शन पे। इसको हम लोग कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डुओडेनम में क्या करते हैं, बाइल जूसेस को लेकर के आते हैं एंड पैनक्रियाटिक जूसेस को लेकर के आते। बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस ग्रीनिश येलो वाटरी एल्केलाइन लिक्विड होता है। इट मीन्स बेसिक नेचर का होता है। चूंकि फूड स्टमक में एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है तो एसिड से फर्दर डाइजेशन के पार्ट को आगे बढ़ाने के लिए फूड को बेसिक नेचर में कन्वर्ट होना पड़ेगा जिससे कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर फंक्शन कर पाएं और वो काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। एल्केलाइन ड्यू टू द बाइल साल्ट, 98% वाटर होता है एंड 2% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंसेज इनमें प्रेजेंट होते हैं। टू द हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, यहाँ पे 2 तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं इसको हम लोग बाइल रुबिन एंड बाइल विरिडिन कहते हैं। ये बाइल पिगमेंट्स हैं जिसके नाते आपके फीकल मैटर का कलर भी येलोइश कलर में या यूरिन का कलर येलो कलर में होता है। पीएच की बात करें तो यहाँ पे 8 से 8.5 के बीच में रेंज करता है। इट मीन्स प्योर बेसिक नेचर एल्कलाइन मीडियम यहाँ पे होता है किसका, बाइल जूसेस का। इनके फंक्शन की बात करें तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं। इट मीन्स इसको हम लोग डाइजेशन ऑफ फैट कहते हैं। कैसे ये करते हैं, इट्स वर्क लाइक अ डिटर्जेंट।
इट मीन्स ये डिटर्जेंट के तरीके से फंक्शन करते हैं एंड मेक्स द फैट सॉल्युबल इन वाटर। फैट एक्टिवेट पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या होता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है कौन, बाइल जूस। फॉर्म द मसल्स टू मेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इजियर। इट मीन्स ये क्या करते हैं, फैट को आसानी से सॉल्युबल बना देते हैं, जिसके नाते ये क्या होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लीवर में ब्लड सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हिपैटिक आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं जो ब्लड को लेकर के आती हैं, जिनको हम लोग हिपैटिक पोर्टल वेन्स कहते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, इसको हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं। किडनी से चल करके कहाँ पे आ रहा है, लीवर में आ रहा है, एंड लीवर से फिर हार्ट को आ रहा है। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब हम लोग अगर लीवर के फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन कुछ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल के प्रोडक्शन में ग्लाइकोजेनेसिस, इट मीन्स ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का जो फंक्शन होता है वो लीवर के द्वारा हमारे बॉडी में परफॉर्म किया जाता है। एंड जस्ट इसका रिवर्स फंक्शन भी वो करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का भी काम कराता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, आपने सुना होगा ऑर्निथिन साइकिल, वो भी लीवर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, लीवर में ही यूरिया बनता है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन, इट मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल के ड्रग्स पॉइजनस इफेक्ट होते हैं सबको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम कौन करता है, लीवर। सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन, ये एक एंटीकोगुलेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर। गाल ब्लैडर की अगर हम लोग बात करें तो इट इज सिचुएटेड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, लीवर प्रेजेंट होगा। लीवर के बिलो सिचुएटेड होता है, पियर शेप्ड होता है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर लगभग वाइड होता है। इट कनेक्टेड, इट मीन्स लीवर से ये कैसे कनेक्टेड होता है, तो थ्रू द सिस्टिक डक्ट ये कनेक्टेड होता है। इट स्टोर बाइल, ये बाइल जूसेस को स्टोर करता है। बहुत सारे मैमल्स में ये एब्सेंट भी होता है, जैसे हॉर्स एंड रैट्स में एब्सेंट होता है। अगर ह्यूमन बींग्स में भी बात करें तो अगर उसमें स्टोन वगैरह बन जाता है, एडवर्स कंडीशन कोई आती है, तो अगर गाल ब्लैडर को हटा भी दिया जाए तो ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन द सी शेप्ड, ये जो पोजीशन बन रहा है डुओडेनम का, इसके बीच में ये जो पार्ट है इसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। इट इज 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होता है ये, एंड 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन नेचर, इट मीन्स इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, एंड जो एंडोक्राइन पार्ट है इट कंसिस्ट मेनी स्मॉलर ग्रुप ऑफ सेल नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वहाँ पे अल्फा सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। एंड यहाँ पे डेल्टा सेल भी होते हैं जो सोमैटोस्टैनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। यहाँ पे एफ सेल भी प्रेजेंट होते हैं जिसको पीपी सेल्स भी कहते हैं। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, हालांकि इनका फंक्शन अभी ज़्यादा नहीं जानकारी में आया है। पैनक्रियाटिक जूसेस की बात करें तो इसमें मेनली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक सोडियम, बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड ये सब प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पे प्रोटियोलिटिक, इट मीन्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रेजेंट होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाता है। यहाँ पे लाइपोलिटिक एंजाइम, इट मीन्स लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे एमाइलोलिटिक एंजाइम, जो कि एमाइलो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है,
जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियेजेस की बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि मेनली डीएनएज एंड आरएनएज के फॉर्म में होता है। यहाँ पे इसको गार्ड करने के लिए इट मीन्स कितने अमाउंट में कोई सब्सटेंस आएगा, तो इसके लिए इस रीजन को हम लोग एम्पुला ऑफ वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी मसल्स लगी होती हैं जो इसके ओपनिंग को, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को गार्ड करते रहती हैं एंड टाइम से डुओडेनम में एंजाइम्स को सेंड करते रहते हैं, बाइल जूसेस को भेजते रहते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी वॉल में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उसके द्वारा सिक्रीट किए हुए जूसेस को हम लोग सकस इंट्रिकस कहते हैं। और अगर ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकोहेन, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड इंट्रोसाइट्स, ये मेनली 3 ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकोहेन की बात करें तो यहाँ पे कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स होते हैं जो इंट्रोकाइनेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो कि ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस में होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। यहाँ पे इंट्रोक्रोमैफिन सेल्स होते हैं जो सीरोटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ग्लोबुलेट सेल की बात करें तो यहाँ पे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी होते हैं। एंड पिनीथ सेल की बात करें तो ये क्रेप्टिडिन सिक्रीट करते हैं जो डिसइंफेक्ट करता है, फर्दर इन्फेक्शन से बचाता है। ब्रूनर्स ग्लैंड्स की बात करें तो ये डुओडेनम में होता है मेनली एंड ये सिक्रीट करता है म्यूकस, एल्केलाइन म्यूकस एंड प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ काइन। इट मीन्स जो स्टमक में फूड होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, उससे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रीशन के द्वारा होता है। इंट्रोसाइट्स की बात करें तो ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिसमें डाइसैचराइड, डाइपेप्टाइड्स एंड इंटेस्टाइन लाइपेज आते हैं। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन फूड का होता है, तो ये फूड को ये एंजाइम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे आसानी से फूड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है इसको हम लोग विलाई कहते हैं। यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग लैक्टियल कहते हैं। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं थिनेस्ट, कहाँ पे इंटेस्टाइन की वॉल में। इसको ये जो ग्रीन कलर से आप पार्ट देख रहे हैं इसको क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकोहेन कहते हैं। यहाँ पे प्रेयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं एंड ब्रूनर्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डुओडेनम में। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड विद देयर स्ट्रक्चर एंड विद देयर फंक्शन। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर पूरी तरीके से हम देने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायो पॉइंट की आज इस क्लास में, जिसमें आज हम आप स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन डाइजेशन की, फूड डाइजेशन की प्रोसेसिंग को, मैकेनिज्म को। एंड हम लोगों ने पिछले पार्ट में स्टडी किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन सीखा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम की स्टडी की थी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स को सीखा था, उसके फंक्शन को सीखा था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। सो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को सीखने से पहले हम लोग कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। यहाँ पे 7 मेन कंपोनेंट्स थे जिसको कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, जिनको कि हम लोग डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। अब इन मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है कार्बोहाइड्रेट का वो है माउथ, प्रोटीन स्टमक में,
फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड यहाँ पे ये बात हम लोगों को जाननी है, मिनरल्स, वाटर, रफेज जो डाइटरी फाइबर्स हैं इनका डाइजेशन नहीं होता है, दे एब्जॉर्ब एज सच, इनको ऐसे ही क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करें तो मेन डाइजेशन माउथ में, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ऐसे ही प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे एंड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीटली होता है। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। एंड हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो माउथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मेन जो है क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव पार्ट हैं। एसोसिएटिव ग्लैंड्स की बात करें तो उसमें क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आई बटन में लिंक है, आप जा करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस का कोई रोल डाइजेशन में नहीं है, बाकी सारे पार्ट डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का भी डाइजेशन में तो रोल नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अब हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट के सिंपल फॉर्म को देखें तो सिंपल फॉर्म होता है इसका सिंपल शुगर, जिसको मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है किसमें, अमीनो एसिड में। एंड फैट को डाइजेस्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट इज द डाइजेशन, इट मींस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है फूड के, एंड इनको क्या करना है, सिंपल वंस में क्या करना, ब्रेक डाउन करना, जिसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं मोबिलिटी ऑफ अ गट। इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कैसे करता है। तो यहाँ पे इट अकर्स थ्रू मैस्टिकेशन ऑफ फूड। इट मीन्स मैस्टिकेशन की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा फूड मूव करेगा। स्वेलोइंग एंड, जिसको कि हम लोग डीग्लूटेशन भी कहते हैं, इसके द्वारा फूड मूव करेगा। देन तीसरी बात आती है पेरिस्टाल्सिस की, जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन तीनों के द्वारा फूड क्या करता है, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर के एनस तक वेरियस पार्ट से होते हुए पहुंचता है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक की अगर बात करें, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड स्वेलोइंग एंड डीग्लूटेशन ये होता है बकल कैविटी में। इट मीन्स ये माउथ की जो कैविटी है इसके अंदर, यहाँ पे किसके द्वारा होगा, इट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस। इट मीन्स ये प्रोसेस हमारे विल पे डिपेंड करती है और हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। थ्रू द टीथ एंड टंग विथ स्लाइवा एंड म्यूकस, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कराते हैं, जिससे कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसिजर कटिंग का काम करता है, तो कैनाइन टीयरिंग का काम करता है, प्री मोलर एंड मोलर ग्राइंडिंग का काम करते हैं। इस तरीके से फूड को सब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता रहता है, म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, जो कि क्या होता है, फूड के साथ मिक्स होकर के फूड को सॉफ्ट बना देते हैं एक तरीके से। एंड इस सॉफ्ट एंड फूड को हम लोग बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड पुशेस द फूड टुवर्ड्स द फेरिंग्स फॉर डीग्लूटेशन के लिए। अगली प्रोसेस आती है स्वेलिंग और डीग्लूटेशन का, ये भी बकल कैविटी में होता है। इसमें क्या होता है, फूड को जो कि बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट है, सॉफ्ट एंड फूड को ओइसोफेजियल ओपनिंग फेरिंग्स के पास पहुंचा दिया जाता है। वहां से वो एंट्री करता है ओइसोफेगस फूड पाइप में, एंड देन वहां पे होती है मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट होगी, जो कि एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इट इज अ रिदमिक वेव लाइक मूवमेंट इन द वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड इसकी मूवमेंट अगर हम लोग इस तरीके से, अगर ओइसोफेगस का स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, फूड एंट्री करेगा एंड इस तरीके से क्या होगा, आगे की तरफ पुशअप करता चला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट इनका होता है। एंड इस तरीके से फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या कराता रहेगा, मूव कराता रहेगा। दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल चलेगा, स्टमक में भी, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली होता है ये, एंड देन फूड को एनस तक पहुंचा देगा।
अब हम लोग सीखते हैं बहुत अच्छे तरीके से डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करना पड़ेगा, बकल कैविटी से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन कहाँ पे पहुँचना है एब्जॉर्प्शन के लिए, इंटेस्टाइनल विलाई में पहुँचना है और यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करने में उसका डाइजेशन हो जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। बकल कैविटी में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है, या हम कहें कि मेनली डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का यहीं पे हो जाता है, लगभग 30% डाइजेशन हो जाता है। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टार्च जो कि बॉइल्ड फॉर्म में होता है, जिसको कि हम लोग ईट करते हैं, लगभग 30% डाइजेस्ट यहाँ पे हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो टाइलिन सिक्रीट करते हैं और लाइसोजाइम सिक्रीट करते हैं। तो लाइसोजाइम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, इट मींस फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको किल करने का काम करता है। यहाँ पे टाइलिन, जिसको सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, जिसका पीएच 6.8 से 7 के आसपास होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर देता है। अभी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, डाइसैकराइड नहीं, किसमें कन्वर्ट करना है, मोनोसैकराइड में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे डाइसैकराइड में। देन स्टमक की बात करें तो नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स हियर। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो फूड कहाँ पे पहुंचेगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में, फर्स्ट पार्ट में पहुंचेगा और वहां पे स्टार्च, जो बचा हुआ स्टार्च है, वहां पे पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होंगे, वो क्या करेंगे, जिनका पीएच 8 से 8.2 के बीच में होता है, वो बचे हुए स्टार्च को, 30% ही तो यहाँ पे हुआ था, जो बचा हुआ है उसको डाइसैकराइड में कन्वर्ट करेंगे। देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड में फूड कहाँ पे पहुंच गया, इसके बाद पहुंच गया आपके जेजनम एंड इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पार्ट में, वहां पे माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब डाइसैकराइड फॉर्म है, इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, मोनोसैकराइड में कन्वर्ट किया जाएगा। माल्टोस की बात करें तो उसको माल्टेज एंजाइम, पीएच 8.5 सबका होता है लगभग। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रेज, एंड लैक्टोज की बात करें तो लैक्टेज एंजाइम क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं दीज आर द मोनोसैकराइड्स यूनिट। फूड कहां से चला, बकल कैविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हुआ, एंड देन इंटेस्टाइनल विलाई, इट मींस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए उसको भेज दिया जाएगा, एंड जो अनडाइजेस्टेड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में भेज दिया जाएगा, एंड वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे ट्रेवल करेगा, बकल कैविटी में, बट वहां पे डाइजेशन प्रोटीन का नहीं होगा। देन ओइसोफेगस, वहां पे भी डाइजेशन नहीं होगा, वो केवल पेरिस्टालसिस मूवमेंट से फूड को आगे स्टमक, जे शेप्ड स्टमक में सेंड कर देता है, जिसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम खूब डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कंसिस्ट करती हैं 2 सेल्स, पेराइटल सेल्स एंड पेक्टिक सेल। यहाँ पे जो पेराइटल सेल्स हैं वो HCl सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड वो एक्ट करता है पेक्टिक सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए हुए पेप्सिनोजन पे एंड प्रोरेनिन पे। HCl जब पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन पे एक्ट करेगा तो उसको एक्टिवेट कर देगा और कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन एंड रेनिन में। यहाँ पे हम लोगों को एक बात और समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे HCl चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो म्यूकस यहाँ पे सिक्रीट होता है म्यूकस नेक सेल के द्वारा, जो कि स्टमक की वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फर्दर किसी भी इरोजन से स्टमक की वॉल पे इफेक्ट पड़ने नहीं देता है। अब हम लोग आगे बात करें, जब पेप्सिन एंड रेनिन एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पे वर्क करते हैं, जिनका पीएच अगेन 1.2 टू 1.5 यहाँ पे एसिडिक मीडियम में फूड कन्वर्ट हो जाता है। लगभग 4 to 5 आवर तक ये प्रोसेसिंग चलती है, एंड देन कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को
पेप्सिन किसमें, प्रोटीजेज एंड पेप्टोन्स में। एंड मिल्क प्रोटीन जो कि बच्चों में होता है, केसिन जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर रेनिन फंक्शन करेगा, इसका भी pH 1.5 होता है, वो पैराकेसिन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। एंड पैराकेसिन को फर्दर रेनिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकेसिनेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इट इज द सिंपल केसिन फॉर्म। एंड देन इसके बाद फूड पहुंचेगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन अब हम लोग को ध्यान ये रखना है कि यहां पे जो फूड था वो किसमें था, एसिड में कन्वर्ट था। देन यहां पे क्या करना, उसको बेसिक में कन्वर्ट करना है, एल्कलाइन मीडियम में लाना है। देन लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस को, जो कि डुओडेनम में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, और सबसे पहले फूड को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेगा। एंड देन इसके बाद जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड, लीवर एंड देन पैनक्रियाज सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन होते हैं। यहां पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं जो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिसको सकस इंट्रिकस हम लोग कहते हैं। उसमें एक एंजाइम होता है इंटरोकाइनेज, वो क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर देगा। जब एक्टिवेट कर देगा तो प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स एंड कैल्शियम पैराकेसिनेट जो यहां पे स्टमक में बने थे, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होने के बाद ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्टिवेट होकर के इंटरोकाइनेज से एंड उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स में। अगेन इसके बाद फूड पहुंचेगा जेजनम एंड इलियम में। एंड जेजनम एंड इलियम में पेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड्स को पेप्टाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अमीनो एसिड में। इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन and then it is sent into the intestinal villi for the absorption and undigested part को large intestine में रेक्टम पार्ट में कलेक्ट कर लिया जाएगा डिफिकेशन के लिए। आइए अब सीखते हैं डाइजेशन ऑफ फैट, जिसको हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फैट चला एंड कहाँ पहुँचा, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में वहाँ पे इब्नर्स ग्लैंड होती हैं जो कि लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट करते हैं। 6.8 इसका pH होता है। एंड ये क्या करता है, कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन फैट का नहीं करा पाता है। इट मीन्स हम लोग मान के चलें कि यहाँ पे फैट का डाइजेशन न के बराबर होता है। देन इसके बाद आगे पहुंचा ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। एंड ओइसोफेगस के बाद स्टमक, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है। स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, स्मॉल अमाउंट में, बहुत लिटिल डाइजेशन होता है किसका, फैट का, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। एंड देन उसके बाद स्टमक से पहुंचता है फूड कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचेगा तो उसके डुओडेनम के फर्स्ट पार्ट में पहुंचेगा, जहाँ पे दो ग्लैंड, पहली ग्लैंड है लीवर। लीवर क्या सिक्रीट करती है, बाइल जूस सिक्रीट करती है, जो कि बाइल साल्ट कंटेन करते हैं। वो फैट को क्या करेंगे, इमल्सिफाई करने के लिए एबल बना देंगे। इट मीन्स एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनका pH लगभग 8.5 के आसपास होता है। इट मीन्स प्योर बेसिक नेचर में फूड को कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन दूसरी ग्लैंड यहाँ पे होती है पैनक्रियाज। लीवर एंड पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम लोग कॉमन डक्ट कहते हैं, उसके द्वारा अपना सिक्रीशन डुओडेनम में लाते हैं। एंड देन फूड को बाइल साल्ट इमल्सिफाइड कर देगा, उसको हम लोग इमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं। देन पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक लाइपेज सिक्रीट करता है, जिसका pH अगेन 8.5 होता है। एंड वो क्या करेगा,
फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये भी इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं जिसको सकस इंट्रिकस कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल लाइपेज सिक्रीट करते हैं और ये काम होता है जेजनम एंड इलियम में। ये भी क्या करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में फैट को कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय दिस प्रोसेस एंड देन इट इंटर्स इनटू, कहां पे इंटर करेगा, इंटेस्टाइनल विलाई में, वहां से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंड एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड होगा उसको भेज दिया जाएगा कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में कलेक्ट होगा, रेक्टम पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन डिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस टॉपिक। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स का टॉपिक, जिसमें आज हम सीखेंगे कि एंजाइम ही नहीं हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन डाइजेशन के लिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन की। इसके सोर्स ऑफ सिक्रीशन की बात करें तो ये म्यूकोसा ऑफ पाइलोरिक स्टमक, आपको स्टडी हमने कराया है, आई बटन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का टॉपिक। तो म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक की जी सेल से सिक्रीट होता है गैस्ट्रिन। अगर इसके नेचर की बात करें और स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। एक तरीके से ये प्रोटीनस हार्मोन है, मेनली कंसिस्टिंग 34 अमीनो एसिड ये कंसिस्ट करता है। टारगेट ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो इसका टारगेट प्लेस है स्टमक। स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन की अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्टेंशन ऑफ अ स्टमक ऑन अ फूड एंट्री। फंक्शन की बात करें तो स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड गैस्ट्रिक जूसेस में मेनली एचसीएल एंड पेप्सिन के सिक्रीशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और आप जानते हैं कि एचसीएल कितना इंपॉर्टेंट है एक्टिवेट करने के लिए पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन को। कॉन्स्ट्रिक्ट कार्डियक स्फिंक्टर, इट मींस कार्डियक मसल्स जो कि क्या करती हैं, अमाउंट ऑफ फूड जितना एंट्री कर रहा है स्टमक में उसको रेगुलेट करती हैं। कितने अमाउंट में फूड आएगा तो उसको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, इट मींस रोक देगा, जिससे कि बहुत ज्यादा अमाउंट फूड का आना है, एक अप्रॉक्सीमेट स्टमक की लिमिट का आ जाता है, देन उस पर डाइजेस्टिव जूसेस अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। तो अगला है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको हम लोग CCK कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में पैनक्रियोजाइमिन भी कहते हैं। सोर्स ऑफ सिक्रीशन की बात करें तो वो है इनका डुओडेनम, दैट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला पार्ट है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज आल्सो पेप्टाइड हार्मोन कंसिस्टिंग 39 अमीनो एसिड। टारगेट ऑर्गन की बात करें तो पैनक्रियाज एंड गाल ब्लैडर होता है इनका। इट मींस ये फंक्शन करते हैं पैनक्रियाज पे और गाल ब्लैडर पे। स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन, इट मींस कब ये सिक्रीट होंगे तो इसका रीजन है जब प्रेजेंस ऑफ फैट इन द डुओडेनम, जब डुओडेनम में फैट की प्रेजेंस होगी तब ये हार्मोन्स क्या होने लगेंगे, सिक्रीट होने लगेगा। फंक्शन की बात करें तो इट रिलीज ऑफ एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं जिसका टारगेट ऑर्गन पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो रिलीज द बाइल फ्रॉम अ गाल ब्लैडर, जिससे आसानी से फैट को क्या किया जा सके, इमल्सिफाइड किया जा सके, दैट इज अ कोलिसिस्टोकाइनिन CCK। अब बात करते हैं अगले हार्मोन इंट्रोगैस्ट्रॉन की। सोर्स ऑफ सिक्रीशन की बात करें इनके तो डुओडेनम इपिथीलियम होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। टारगेट ऑर्गन की बात करें इनके तो
पैनक्रियाज एंड स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन। ये कैसे स्टिमुलेट होते हैं अपने को सिक्रीट करने के लिए? जब एसिडिक काइम एंटर करता है इनटू द डुओडेनम, इट मींस स्टमक से फूड एसिडिक मीडियम में होता है जिसको हम लोग काइम कहते हैं, वो जब डुओडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में एंट्री करता है तब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। इट मींस एंट्रोगैस्ट्रॉन सिक्रीट होने लगता है। और फंक्शन की बात करें, इट स्लो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है स्टमक में? स्लो कर देता है एंड स्टॉप कर देता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस का, जिससे कि आगे फर्दर डाइजेशन की एक्टिविटी स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम में आगे अच्छे से हो पाए। अगला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है सिक्रेटिन, जिसका सोर्स ऑफ सिक्रीशन है डुओडेनम, अगेन एपिथेलियम लेयर में। स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज आल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका ग्लूकागॉन के तरीके से। टारगेट ऑर्गन की बात करें तो ये पैनक्रियाज, लीवर और स्टमक पे फंक्शन करता है। पैनक्रियाज में ये क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को रिलीज करता है, जिसके नाते जो एसिडिक मीडियम फूड का है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। इन लीवर स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टॉप करता है। स्टमक में इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। एंड कैसे स्टिमुलेट होगा इसका सिक्रीशन? जैसे ही एसिडिक काइम एंटर करता है डुओडेनम में तो इस तरीके से ये क्या करता है? स्टिमुलेट हो जाता है इसका सिक्रीशन। अगले हार्मोन की बात करें तो वो है विलिकाइनिन। सोर्स की बात करें तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन की बात करें, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है इसका सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाता है। टारगेट ऑर्गन इसका इंटेस्टाइन है। फंक्शन की बात करें तो एक्सक्लरेट द मूवमेंट ऑफ विली, इट मींस एब्जॉर्प्शन के जो मूवमेंट है उसको क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं डुओक्राइनिन की। सोर्स की बात करें तो अगेन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन फूड का होता है तो वहां पे ढेर सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन की बात करें तो एसिडिक काइम इन द इंटेस्टाइन। टारगेट ऑर्गन की बात करें तो इंटेस्टाइन। एंड फंक्शन की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीज म्यूकस, म्यूकस को रिलीज कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और किसके द्वारा? ब्रूनर्स ग्लैंड्स के द्वारा। अगली बात करते हैं इंट्रोकाइनिन की। सोर्स की बात करें तो अगेन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। स्टिमुलस ऑफ सिक्रीशन की बात करें तो वही सेम है, एसिडिक काइम इन इंटेस्टाइन। टारगेट ऑर्गन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, रिलीज ऑफ एंजाइम फ्रॉम द लिम्बर-कोहेन क्रिप्ट्स। इट मींस याद रखिए लिम्बर-कोहेन ग्लैंड्स प्रेजेंट थी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम सिक्रीट करती थी इंट्रोकाइनेज, जिसका फंक्शन था एक्टिवेट करना ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन को। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड की, जो कि GIP शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। सोर्स की बात करें तो डुओडेनम होता है जहां पे ये सिक्रीट होता है। स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन की बात करें तो फूड इन द स्टमक, जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करेगा तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा। टारगेट ऑर्गन की बात करें तो पैनक्रियाज और स्टमक होता है। फंक्शन की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है बीटा सेल टू रिलीज इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन, स्टमक में गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, जिससे कि HCl वगैरह का सिक्रीशन, बहुत पेप्सिन का सिक्रीशन थोड़ा सा कम हो जाए। इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक जो स्टमक के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस है उसको भी थोड़ा सा स्लो डाउन करने का काम करता है। तो आपने देखा दीज आर द हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।